और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और इन कामों के चलते इलाके के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सांगानेर को 700 करोड़ की सौगात, आंगनबाड़ी केंद्रों को बांटी सामग्री, दिव्यांगों को सीएम ने दिया स्कूटी का तोहफा। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में करीब 700 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सांगानेर के खरबास चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने बच्चों को चॉकलेट बांटी, दिव्यांगों को स्कूटी की सौगात दी। जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को सामग्री बांटी गई। साथ ही क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपना सेवा पखवाड़ा को जनता के सरोकार के साथ सेवा के कार्यों के साथ मनाते हैं और इसीलिए हम सेवा पखवाड़े के तहत शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में हमने शिविर लगाने का काम भी किया है। पूरे राजस्थान के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर भी लग रहे हैं और शहरी सेवा शिविर भी लग रहे हैं, जिससे कि आम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको आवश्यकता है केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उनका भी वो लाभ होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन कामों के लिए शहरी क्षेत्र में शहरी शिविर और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, विशेषकर कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से आम जन को फायदा मिले वो हमें करना है और आम जन को फायदा देते हुए अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमें लाभ पहुंचाना है। सीएम ने इस कार्यक्रम के तहत नारायण विहार समेत 3 पुलिस थानों का उद्घाटन भी किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आपकी सुरक्षा के वचन को निभाना हमारा संकल्प है। सांगानेर क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और नारायण विहार सहित पत्रकार कॉलोनी भी उसी में आता है, तो इसकी आवश्यकता को देखते हुए हमने राजस्थान में भी जहां जैसी आवश्यकता है हमने थाने भी खोले हैं, पुलिस चौकी भी खोली है, क्योंकि आपकी सुरक्षा के वचन को निभाना हमारा संकल्प है। 700 करोड़ के विकास कार्यों के तहत सांगानेर को सीएम का दीपावली गिफ्ट। गोपालपुरा बाईपास पर 218 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण। 82.23 करोड़ रुपए से सीवरेज बनाए जाएंगे, जबकि 19.19 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का काम शुरू होगा। 80 करोड़ से मुहाना मोड़ जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण। 94.24 करोड़ की लागत से सांगानेर जिला चिकित्सालय का निर्माण। 125.81 करोड़ से सांगानेर में मिनी सचिवालय प्रस्तावित। 500 करोड़ से रिम्स का उत्तरयन कार्य स्वीकृत। 360 करोड़ से प्रतापनगर और मानसरोवर में 560 फ्लैट्स का निर्माण। सीएम भजनलाल शर्मा ने सांगानेर के लोगों से सुरक्षा का वादा किया। साथ ही कहा कि जो जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने दी है उसे पूरा करूंगा। इसी कड़ी में बिजली, स्वास्थ्य समेत कई योजनाओं की सौगात सांगानेर को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और वहीं अनूपगढ़ एसडीएम और विधायक के बीच नोक-झोंक का मामला सामने आया है। दरअसल सिंचाई पानी, गिरदावरी, डीएपी और यूरिया की मांग को लेकर के विधायक ज्ञापन देने पहुंचे थे और इसी दौरान दोनों के बीच ज्ञापन लेने को लेकर एसडीएम कार्यालय में भिड़ंत हो गई। तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। एमएलए ने एसडीएम पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। आखिरकार एसडीएम ने अंततः बाहर आकर के ज्ञापन लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अनूपगढ़ से, जहां पर ज्ञापन लेने को लेकर के एसडीएम कार्यालय में नोकझोंक हो गई। अनूपगढ़ एमएलए ने एसडीएम पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। सिंचाई पानी, गिरदावरी, यूरिया को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए विधायक और एसडीएम में किस तरीके से नोकझोंक हुई है। अनूपगढ़ की ये तस्वीर सामने आई है जहां पर ज्ञापन लेने को लेकर के एसडीएम कार्यालय में नोकझोंक देखने को मिली है। इतना बड़ी होते हुए रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, हम उतनी बात करने के लिए आए हैं। और बुलेटिन में अब आगे बात करेंगे एसीबी के एक्शन की, जहां दो अलग अलग जिलों में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पहली तस्वीर भरतपुर से आई है जहां एसीबी ने भुसावर थाने के एसआई को 40,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया है। वहीं 5 लाख की घूस मांगने का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है जहां 15 लाख की रिश्वत प्रकरण में आरोपी पटवारी हनुमाराम गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा फरवरी 2025 में हुआ था। आपको बता दें कि मामले में 2 तहसीलदार पहले ही अरेस्ट हो चुके थे। जांच में पटवारी हनुमाराम की भूमिका सामने आई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी पटवारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। निकाह कर लो नहीं तो चेहरे पर तेजाब डाल देंगे, किडनैप भी करवा लेंगे। ये शब्द थे उन युवकों के जिन्होंने एक कोचिंग से घर जाती 13 साल की मासूम को रोका और फिर धमकी दे डाली। डरी सहमी छात्रा कोचिंग सेंटर पहुंची तो बदमाश वहां पर भी पहुंच गए और जम करके मारपीट की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए धर्म परिवर्तन के गुर्गों का गंदा खेल और अब तक क्या कुछ हुआ। टोंक में धर्मांतरण, पुलिस का एक्शन। करो निकाह नहीं तो फिकेगा तेजाब। नाबालिग से छेड़छाड़, गिरफ्त में बदमाश। आरोपियों की परेड, धर्म परिवर्तन का गंदा खेल। ये धर्म परिवर्तन कराने वाले गुंडे ही हैं जिन्होंने 13 साल की मासूम छात्रा को भी नहीं बख्शा और धर्म परिवर्तन की धमकी दे डाली। पुलिस मामले में एक्शन लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोचिंग सेंटर तक परेड निकाली। वहीं पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने घटना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शहर के असामाजिक और आपराधिक तत्वों के अतिक्रमण तोड़े जाएंगे। आज जिस हिसाब का हमारी बच्चियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस हिसाब का माहौल पैदा किया जा रहा है, वो कोई भी हकीकत नहीं होने देंगे। उन सब पे रोक लगाने के लिए आज प्रशासन से जिला कलेक्टर और एसपी साहब दोनों ने आश्वस्त किया है कि हम कोई भी ढिलाई नहीं बरतेंगे और आपको 1 हफ्ते के अंदर में कार्रवाई करके दिखाएंगे। हमारी मांगे ये हैं कि जो अवैध निर्माण है सबसे पहले उनको हटाओ। आप योगी के बुलडोजर को लागू करो। मामला शुक्रवार शाम का था जब छात्रा कोचिंग संस्थान से घर जा रही थी। तभी नाबालिग को समुदाय विशेष के 5 युवकों ने रास्ते में रोक लिया और छेड़छाड़ करने लगे। आरोपियों ने धमकी दी, अगर निकाह नहीं किया तो चेहरे पर तेजाब फेंक देंगे और किडनैप कर लेंगे। जैसे तैसे नाबालिग भागकर कोचिंग सेंटर पहुंची तो लड़के वहां पर भी पहुंच गए। लड़कों को समझाया, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर से आए कुछ युवकों ने कोचिंग संचालक से मारपीट की और जो भी बीच बचाव के लिए आया उसे भी पीटा। आरोपियों ने कोचिंग कैंपस में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। नाबालिग के पिता ने शुक्रवार रात को 5 नामजद समेत कुल 25 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पॉस्को की धाराओं में मामला दर्ज किया। कोतवाली सीआई भंवरलाल वैष्णव ने बताया। वहीं पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों में से 2 आरोपी ताहिर और फाइज मियां को गिरफ्तार कर लिया और दोनों की कोचिंग सेंटर तक परेड निकाली। ये हमारे संज्ञान में है और जिस किसी ने भी अपराध किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। 13 साल की मासूम छात्रा को 13 साल की सजा मिली है। 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 13 साल की सजा मिली है।
परिणति भोगनी पड़ेगी, सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या योगी जी की तरह या कोई दूसरे तरीके? देखो योगी जी की तरह नहीं तो भजनलाल जी की तरह सही। उधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को कोचिंग सेंटर के निदेशक और नाबालिग छात्रा के समर्थन में उतरे और शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 52 पर बाड़ा तिराहे के पास 1 घंटे तक धरना देकर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि धर्म के नाम शहर का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टोंक में इस तरह की गुस्ताखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, गुंडई मचा रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं और बच्चियों को छेड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से धर्म के नाम पर यह माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पहले भी कहा था। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक धर्म परिवर्तन का धंधा चलता रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर जैसलमेर से है, जहां लखा गांव में सोलर कंपनी के खिलाफ चल रहा ग्रामीणों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। हाई टेंशन तारों की चपेट में आकर के घायल हुए विरम सिंह के समर्थन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और आरएलपी नेता थान सिंह डोली ने धरना स्थल पर रात गुजारी है। घायल विरम सिंह का इलाज जोधपुर के अस्पताल में जारी है और इस मामले को सुलझाने के लिए प्रशासन और कंपनी अधिकारियों के साथ हुई तीसरे दौर की वार्ता भी नाकाम रही, क्योंकि कोई समाधान नहीं निकल सका। ग्रामीण अपनी मुख्य मांग पर अड़े हुए हैं। कोई ना कोई तो भेड़ो बिना परमिशन तो कोनी नहीं तो कौन भेड़ो है ए भी स्पष्ट करे बीजी चीज मैं पहली बार पाछो का ए राजपुर समाज मारो आपरो समाज। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में रबी फसल की बुआई शुरू होते ही किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन लंबा इंतजार के बाद भी कई किसानों को निराश होकर के खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। वहीं महिलाएं भी लाइनों में लगी हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण में गड़बड़ी की जा रही है और उनकी मांग के अनुसार यूरिया और डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। किसानों ने प्रशासन से तुरंत पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। दुकान 10 बजे खुली है और 6 बजे से 10 बजे तक हम लाइन में लगे हुए थे। कम से कम 100-150 जमींदार हैं और सेठ आके और दुकान खोल के 15 आदमियों को पर्ची काट के वो पीछे ले गए हैं और 15 आदमियों को खाद दिए और आपके जो पर्सनल आदमी है उनको दूसरी खाद दे दिए पीछे से और 2 घंटों 11 बजे तक लाइन में लगा रखे और अभी कह रहा है स्टॉक बंद हो गया है। तो हम जमींदारों को सुबह से बहुत 11 बजे तक कुछ खाया पिया नहीं है और इस धूप के अंदर, कड़कती धूप के अंदर किसी बूढ़े बुजुर्ग को चक्कर भी आ रहा है। हमारे को शुद्ध लेने वाला कोई प्रशासन नहीं है, यहाँ नहीं कोई आया है। यह चाहते हैं सर डीएपी आए। और वहीं इस मामले में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर नकली खाद बीज बेचने वाले माफिया को चेतावनी दी है। कहा कि किसानों को बर्बाद करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसानों को अच्छी गुणवत्ता की खाद और उर्वरक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो फील्ड में सक्रिय हैं। बीकानेर में अब इन्होंने दूसरी कल रात को एक कार्रवाई की है जिसमें बड़ी संख्या में नकली जो डीएपी है उसे सीज किया गया है। बीकानेर संभाग की बात करें तो आपने गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ साथ कल एक बीकानेर में भी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले भी किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो बीकानेर में कई कार्रवाइयां कर चुके हैं। नकली बीज का चाहे वो भंडार हो, चाहे डीएपी या फर्जी गोदाम हो, उन पर आपने कार्रवाई की है। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा सिस्टम आपका, इतना बड़ा विभाग है, लेकिन अधिकारियों को ये जानकारी नहीं मिलती है। ऐसी क्या छड़ी है आपके पास कि आप घुमाते हैं और हर जगह कार्रवाई करते हैं? ये तो क्या है, दरअसल में जो भी कोई हमको जानकारी देता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला, जो पिछले राज्य में जितने भी इशू उठे, तो वो
जानकारी देने वालों को ये भरोसा है कि ये इस समस्या का लिए ईमानदारी से लड़ेंगे। विश्वास पैदा है। किसान के साथ कितना बड़ा धोखा है, तो उसके खिलाफ हमने उसको सेल रोक दिए, जांच करेंगे, सैंपलिंग ले लिए और हम मुकदमा दर्ज करेंगे और उनको गिरफ्तार कराएंगे। पर लगातार कार्रवाइयां हैं, लेकिन नकली माल जो है वो रुक नहीं रहा है। कहीं ना कहीं तो समय लगेगा, क्योंकि ये रात को जो पहली फर्म हमने खारा गांव में पकड़ी थी, वही करें 2018 से चल रही है। और हमने पहला ऑपरेशन, आपको पता है, किशनगढ़ में 16 बड़े प्लांट को पकड़ा था। तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों बिगड़ा हुआ ढल रहा है, पर हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे कि हमारी स्टेट में कोई नकली खाद बने, घटिया बीज बने। है तो लोकतंत्र में चलता नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर विभाग का अधिकारी है, नीचे का है, बड़ा है, छोटा है, सब एक परिवार है। तो परिवार का मुखिया जैसे परिवार से काम लेता है, वैसे मैं काम ले रहा हूं। पर इस बात का तो आपको जानकारी है कि किशनगढ़ में नकली खाद में जिन अधिकारियों ने लापरवाही की थी, उन 11 लोगों को हमने सस्पेंड कर दिया। तो ये थे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जिनका साफ कहना है कि कृषि के क्षेत्र में कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे वो सरकार से जुड़ा हुआ हो, चाहे अन्य कोई भी हो या विभाग का अधिकारी, गलती करने वाले को सजा जरूर दी जाएगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। दौसा के बसवा में फायरिंग कर महिला की हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला है। पुलिस आरोपी को राजेंद्र सैनी को मौके की तस्दीक कराने के लिए थाने से पैदल ही रवाना हुई लेकर, और इस तरह पुलिस कस्टडी में लंगड़ा कर चलते देख लोगों ने पुलिस के पक्ष में नारे भी लगाए हैं। तो तस्वीरें दौसा के बसवा से आई है, जो कि आपको दिखा रहा है। महिला के हत्यारे का जुलूस निकाला गया है। आप देखिए किस तरीके से लंगड़ा करके ये आरोपी चलता हुआ नजर आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लोगों ने पुलिस के पक्ष में नारे भी लगाए। 2 परिवारों के बीच में, तो उसके अंदर बसवा पुलिस ने और हमारी स्पेशल टीम ने, और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा अलवर पुलिस को, जिन्होंने हमारा बिल्कुल साथ देते हुए त्वरित प्रभाव से 3 घंटे के अंदर ही हमने जितने भी आरोपी थे उस मुकदमे में नामजद थे, सभी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सोचिए, आप दवाई लेते हैं बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन उल्टे गंभीर बीमार हो जाए तो सुनने में अजीब लगा होगा। लेकिन भरतपुर के बयाना ब्लॉक के कलसाड़ा गांव में ऐसा हुआ है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मिली खांसी की दवाई पीने से एक के बाद कई लोग बीमार हो गए, जिसमें अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। खांसी की दवाई जान पर बनाई, सिरप ने डॉक्टर को भी बनाया मरीज। एक के बाद एक कई बच्चों की हालत गंभीर। डेस्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप अक्सर सूखी खांसी में मरीज को दी जाती है, लेकिन इन दिनों इस सिरप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां जहां भी इलाज के लिए सिरप का सेवन किया गया, वहां डॉक्टर भी गंभीर मरीज की श्रेणी में पहुंच गए। हालात जब अधिक खराब होने लगे तो एमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर के निर्देश पर पूरे जिले में दवा के बेच के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये डेक्सामेथासोन कफ सिरप मुख्य रूप से सूखी खांसी में यूज की जाती है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी 2 साल की घटना में इसमें ऐसा लग रहा है कि जितनी संभव एक्सपेक्टेड होती है उससे ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हुई है। अब इसके या तो बेच खराब हो सकता है, या तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या कारण रहा होगा, डोज का भी एक हिस्सा रहता है। भरतपुर की बात करें तो ये सिरप को पीने से पीएचसी प्रभारी चिकित्सक ताराचंद योगी बीमार हो गए। इतना ही नहीं, भरतपुर जाते वक्त रास्ते में ही वो बेहोश हो गए। कई घंटों के बाद उन्हें मोबाइल लोकेशन के आधार पर रेस्क्यू किया गया। बयाना के बाद भरतपुर और फिर जयपुर रेफर किया गया। इससे पहले अस्पताल के 108 एम्बुलेंस के पायलट राजेंद्र की भी तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं 2 दिन पहले 3 साल के बच्चे गगन की भी तबीयत बिगड़ गई थी। हमारे यहाँ एसटीएच इमरजेंसी में डॉक्टर ताराचंद जी एडमिट हुए थे परसों रात को। उस समय वो ऑल्टर सेंसोरियम में थे।
बेहोशी की अवस्था में, और बीपी तो मेंटेन कर रहे थे, ऑक्सीजन लेवल उनका काफ़ी कम था। उनके साथियों से जब हमने पूछा तो हमें ये हिस्ट्री मिली कि वो करीबन 4 से 8 घंटे से गाड़ी में बंद थे। तो प्राइमरी तौर पे हमने उनको हाइपोक्सिक इंजरी जो ब्रेन में होती है उसका सस्पेक्ट किया और फुली ऑक्सीजन सपोर्ट दिया, और थोड़ी देर में वो रिकवरी में आ गए थे। ऑल्टर बिहेवियर ज़रूर था, लेकिन वो होश आ गया था उनको। उसके बाद हमने उनको रेफ़र किया और अभी वो हायर सेंटर पर एडमिट है। बताया जा रहा है कि इस दवाई को जहां भी दिया गया वहीं बीमारी के मामले सामने आए। बयाना के बाद सीकर के श्रीमाधोपुर के 2 बच्चे भी बीमार हुए। बुखार आने पर दोनों बच्चों को दी गई थी ये सिरप। 3 साल के कीटू और 1.5 साल के टिंकू की बिगड़ी थी तबीयत। अजीतगढ़ गांव मंडा हाथी देह के पीएचसी में दी गई थी दवाई। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इस खांसी की सिरप से लोग बीमार क्यों हुए? क्या इसमें मिलावट थी? क्या ये खराब बैच था या फिर स्टोरेज और क्वालिटी कंट्रोल में चूक हुई? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अगर किसी दवा से मरीज की जान को खतरा होता है तो दवा बनाने वाली कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत भी केस दर्ज हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर बैच की जांच करते हैं और दोषी पाए जाने पर कंपनी का लाइसेंस रद्द तक किया जा सकता है। डेस्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप पहली बार सुर्खियों में नहीं है। साल 2021 में भी इसी दवाई के पीने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। लेकिन भरतपुर की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, जब इलाज के नाम पर मिलने वाली दवा ही मरीज को बीमार कर दे तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट।